तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर हम इस स्टेटमेंट को समझेंगे। तो हम पहले समझते हैं या हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं जो कि सेम पोलैरिटी के हैं। ठीक है, ये कैसे भी हो सकते हैं, बट अभी हमने मान लिया कि दोनों सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं जो कि कुछ डिस्टेंस दूर रखे हैं। हम इस पे कहते हैं कि चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। ओके, और हम देख रहे हैं कि Q1 चार्ज पे Q2 चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो हम इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहां से ऑन द कॉमन एक्सिस फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो वो प्लस इस प्लस को दूर भेजेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं F फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने इसे कुछ इस तरीके से लिख लिया। नाउ ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि अगर हम किसी तीसरे चार्ज को, मान लो मैं यहाँ पे एक तीसरा चार्ज लेके आया जो कि Q3 था और वो भी पॉजिटिव था, या फिर हम इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है Q3। ओके, तो जब ये यहाँ पे आया तो इन दोनों के बीच में जो पहले से ही एक इंटरैक्टिव फोर्स था, ये उसको डिस्टर्ब नहीं करता। ओके, तो इसमें जो पहले से फोर्स यहाँ पे F12 लग रहा है वो उतना ही लगेगा। लेकिन अगर मैं फोर्सेस देख रहा हूँ Q1 पे, तो Q3 भी इस पे एक फोर्स लगाएगा। तो अगर हम देखें Q3 जो फोर्स लगा रहा है वो भी कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये भी रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, F, इसको चार्ज 3 का, तो F ऑन द फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। तो हमने इस तरीके से दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे काफी सारे फोर्सेस हो सकते हैं। अभी हम इन दो को लेके चलेंगे। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे फोर्स दो लग रहे हैं, एक चार्ज 2 की वजह से, एक चार्ज 3 की वजह से। तो यहाँ पे Q1 पे कितना नेट फोर्स होगा, अगर हमें वो निकालना है तो हम नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 will be the vector sum of all the forces acting upon it। अब वेक्टर सम का क्या मतलब है, हमने ये चीज पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स में भी पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर हैं और मान लो इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा, तो इस पे अगर हमें नेट फोर्स निकालना है, ये दोनों वेक्टर हैं, तो इसका अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे, यानी कि जो नेट फोर्स लग रहा है चार्ज Q1 पे, वो कैसे निकलेगा, वो कुछ इस फॉर्मूले से निकलेगा, F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 cos थीटा। इससे हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा कि इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। और अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है, दो हमें पता है दोनों इसमें एक्ट कर रहे हैं, तो ये बीच में कहीं इसका रिजल्टेंट होगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो F12 से अल्फा एंगल बना रहा है या फिर बीटा एंगल बना रहा है, आप कुछ भी किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर अल्फा एंगल बना रहे हैं तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट tan अल्फा इज इक्वल टू, ये होता है b sin थीटा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा फोर्स है दैट इज F13 sin थीटा अपॉन F12 प्लस F13 cos थीटा। तो इससे हम डायरेक्शन निकालेंगे और इससे हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे कब बात हुई, जब सेम सिस्टम में दो ही फोर्सेज हैं। अगर क्या हो कि हमारे पास इस सिस्टम में दो से ज्यादा फोर्सेज हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, या फिर n नंबर्स ऑफ चार्जेस हो, तो वहां पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक और पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव से भी यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा, जो कि मैं इसे Q4 बोलता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, F4। ऐसे यहाँ पे भी एक चार्ज है, तो इसकी वजह से भी एक फोर्स लगेगा, मैं इसको कहता हूँ Q5, तो इसे हम कहेंगे F15। तो इस तरीके से ये सारे ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ फोर्सेस भी लग सकते हैं। तो इस n नंबर फोर्सेस जब हो जाएंगे तो हम सिंपली इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको F नेट निकालना चाहेंगे तो हम सिंपली क्या बोलेंगे कि जो F नेट होगा वो इन सारे फोर्सेस का, जितने भी फोर्सेस पे एक्ट कर रहे हैं उनका वेक्टर सम होगा, और उस वेक्टर सम को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, और अगर n चार्जेस होंगे तो ये F1n। ओके, तो यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट लिखी है कि जैसे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, ओके, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। तो यहाँ पे अगर बहुत सारे चार्जेस एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं
तो किसी भी दो चार्जेस के बीच जो फोर्स एक्ट कर रहा है, जो भी इंटरैक्टिव फोर्स हो, रिपल्सिव हो, इंटरैक्टिव हो, वो फोर्स अनइफेक्टेड रह जाता है, ठीक है। वो तीसरे चार्ज या चौथे या चार्ज या कितने नंबर ऑफ चार्जेस आने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। नाउ इसके बाद एंड द टोटल फोर्स ऑन द गिवन चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड इट ड्यू टू द ऑल अदर चार्जेस। मतलब हम जिस पे भी अपना नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, जो भी हमारा गिवन चार्ज है, जैसे हमने Q1 पे यहाँ पे निकाला, तो उस Q1 पे जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, उस फोर्सेस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे। अब हम इस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ हमें बोला है दैट चार्जेस ऑफ +5 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर, यानी कि इसने हमें मीडियम मेंशन किया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली k की वैल्यू को 9 × 10⁻9 यूज कर सकते हैं। एट द कॉर्नर A, B एंड C ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है ABC, जिसके कोऑर्डिनेट्स पे हमारे पास +5 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम। ओके, तो अब हम इस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला है that charges of +5 microcoulomb, +10 microcoulomb and -10 microcoulomb are placed in air at the corners A, B and C of an equilateral triangle ABC having each side equal to 5 cm। मतलब कि हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया ABC, जिसके वर्टिसेस पे या कॉर्नर्स पे हमारे पास चार्जेस रखे हैं +5 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है दैट इज इक्वल टू 5 cm। ओके, हमें क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट ए, मतलब ए पॉइंट पे चार्ज एट बी एंड चार्ज एट सी की वजह से क्या नेट फोर्स लगेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे पहले बी की वजह से देखते हैं, तो बी पे हमारा +10 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे हमारा +5 माइक्रोकूलम है। तो अगर हम देखें दोनों पॉजिटिव है, तो इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा कुछ इस तरफ, जिसको हम कह सकते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज एट बी, तो हमने इसे FAB के नाम दे दिया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करें उससे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्टेंस को हमें 5 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यहाँ पे हम पहले सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं 10⁻² मीटर, या फिर 0.05 मीटर लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है ना। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हमें निकाला है फोर्स AB, तो इसमें हम बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ हम सीधे लिखेंगे F AB is equals to K Q1 Q2 by R²। अब K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, Q1 की वैल्यू 5 × 10⁻6 दे रखा है, Q2 की वैल्यू 10 × 10⁻6, क्योंकि -6 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें माइक्रोकूलम दे रखा है, माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता है। ओके, और चार्ज हमें दे रखा है 5 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 9 × 5, बाकी हम 10 को सॉल्व कर लेते हैं, तो एक 10 और यहाँ पे -6 एंड -6 और एक प्लस, तो ये टोटल हो गया -12 और +10, तो हम लिख सकते हैं 10 -12 अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे दैट इज इक्वल टू 25 और 10⁻4 हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो 9 × 5 दैट इज इक्वल टू 45, 10 की पावर हमारे पास -2 बची अपॉन में 25 × 10⁻4 बची। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को बचेगा 45 × 100 अपॉन 25, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड 45 × 4 इज 180 न्यूटन। तो ये हमारे पास पहली FAB की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली हम देखेंगे कि C की वजह से जो चार्ज C पर है उस पे चार्ज एट A पर है, उस पे कैसे फोर्स की डायरेक्शन लगती है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये चार्ज इसकी तरफ खींचा चलाएगा, तो कुछ डायरेक्शन इस अलॉन्ग लगेगी, तो हम इसे कह देते हैं FA ड्यू टू चार्ज एट C। तो हमें ये भी फाइंड आउट करना है, तो हम ये भी फाइंड आउट करते हैं सिमिलरली। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएगी, FAC, तो फॉर्मूला लगेगा KQ1 Q2 अपॉन R²। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी 5 और 10 ही है, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू फिर भी 180 न्यूटन ही आएगी। ओके, तो हमने दोनों फोर्सेस निकाल लिए। अब इसके बाद अब हमने जब दोनों फोर्सेस निकाल लिए हैं, हमें दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन पता है, तो हमारा अब यहाँ पे नेट फोर्स निकालने के लिए जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा वो प्रिंसिपल वही है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दैट इज बाय
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अब हमें पता है कि इस पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमारा एफ नेट होगा वो इन दोनों फोर्सेस का यानी कि एफ ए बी प्लस एफ ए सी का वेक्टर सम होगा। और वेक्टर सम निकालने के लिए हमें ये एंगल भी चाहिए। ओके, तो एंगल जो इन दोनों फोर्सेस के बीच बन रहा होगा, तो भी नो कि ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हमारे 60 डिग्री के होंगे, तो ये भी हमारा 120 डिग्री का होगा, बिकॉज एक लीनियर लाइन है जिसमें एक 180 डिग्री कंप्लीट एंगल बनता है। तो अगर 60 डिग्री से माइनस कर देते तो ये एंगल हमें कितना मिलेगा, 120 डिग्री। तो हमें एंगल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2f1 एफ ए बी एफ ए सी कॉस 120 डिग्री। ओके, तो cos 120 डिग्री हमें मिल गया। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों फोर्सेस की वैल्यू पता है, दैट इज 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर प्लस 2 180 का अगेन स्क्वायर, ये दोनों 180 है, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हाफ से 2 कट गया। अब यहाँ पे 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ जाएगा एंड दिस विल बिकम -180 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। अब बचा सिर्फ 180 का स्क्वायर, तो 180 का स्क्वायर अंडर रूट में है, तो बाहर वैल्यू जो आएगी वो होगी 180 न्यूटन। तो हमने यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज तो निकाले। अब हमारे लिए जो चीज बचती है वो बचता है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमें एंगल निकालना होता है, जिसके लिए हमने tan अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर हमें एंगल निकालना है तो हमें एक फोर्स को, मान लो हम इसे मानते हैं अल्फा एंगल, तो हमारे लिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, मैं इस चीज को यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब हम इसे करेंगे, मान लो tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, b sin थीटा, तो दैट इज इक्वल टू f a b sin 120 डिग्री अपॉन f a c प्लस f a b cos 120 डिग्री। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे f a b हमारा 180 है, sin 120 की वैल्यू होती है -√3/2, और यहाँ पे सिमिलरली नीचे 180 प्लस 180 cos 120 की वैल्यू होती है 1/2। तो जब हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो दिस विल बिकम 90, दिस विल आल्सो बिकम 90। हमारे पास आ जाएगा -90 √3 अपॉन, ये क्या हो जाएगा -90 और प्लस, तो दिस विल आल्सो बिकम प्लस 90। ओके, साइन 120 की वैल्यू √3 होती है, सब माइनस नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे वी हैव 2 से 2 कटा, 90 से 90 कट जाएगा, तो रिजल्ट आएगा √3। तो हमें देखना होगा कि tan अल्फा यानी tan के किस एंगल के लिए उसकी वैल्यू √3 होती है। तो हमें पता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ पे ये जो एंगल आया वो आया 60 डिग्री के बराबर। बट हम इस चीज को डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, क्योंकि हमें पता है दोनों फोर्सेस बराबर हैं और बीच में 120 डिग्री बन रहा है, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बीच से जाएगा, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ को 60 डिग्री बनाता। बट फिर भी हमने इसे कैलकुलेट किया विद दिस मेथड। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके अगले न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है जिसमें 4 equal point charges each of 16 microcoulomb are placed on the four corners of a square of side 0.2 meter. Calculate the force of the charge at A due to the other charges. तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, बस वहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था और यहाँ पे एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी मैं आपको फोर्सेस के डायरेक्शन को निकाला बता देता हूँ, और वहां पे इसके बाद जो उसका सॉल्यूशन होगा वो आप खुद से करेंगे और उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें ए पे निकालना है फोर्सेस, तो हम एक ही करके चलते हैं। हमें यहाँ पे सबसे पहले हम बी को लेते हैं कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज एट बी, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी
अवे, क्योंकि ये इसे क्या करेगा, रिपेल, तो हम इसे कह सकते हैं एफ ए बी वेक्टर। ओके, अब वहां पे अगर डी की बात करें तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये डी की वजह से जो ए पे लगेगा फोर्स, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो इसको हम कह सकते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज एट डी। अब यहाँ पे सी की वजह से, अब तो यहाँ पे डिस्टेंस 0.2 मीटर लेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस 0.2 मीटर लेंगे, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे दैट विल बी द डायगोनल। तो हम इस डायगोनल को किसी पाइथागोरस थ्योरम से कोई भी ट्रायंगल लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें परपेंडिकुलर साइड पता है, बेस पता है, वो हाइपोटेनस निकाल लेंगे, और यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस डायरेक्शन में, एफ ए सी वेक्टर। तो यहाँ पे हमें तीन वेक्टर मिल गए। हम सिंपली क्या करेंगे, हम पहले दो वेक्टर को सॉल्व करेंगे, और जब हम दो वेक्टर सॉल्व करेंगे हम देखेंगे इन दोनों का रिजल्ट बिल्कुल मिडिल पे आ रहा है, और फिर बाद में इन दोनों को वेक्टर भी ऐड कर देंगे। तो हमें बेसिकली तीनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना है, एफ नेट इक्वल टू एफ वेक्टर ए बी प्लस एफ वेक्टर ए सी प्लस एफ वेक्टर ए डी। तो इसमें हम कोई भी पहले दो लेंगे जिसमें हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, फिर उस रिजल्टेंट फोर्स के साथ जो हमारा तीसरा रह जाएगा, जिसे हम इन दो को लेंगे, इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, और इस रिजल्टेंट फोर्स का तीसरे वेक्टर के साथ हम फिर से उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इस तरीके से आप इसका वेक्टर सम करेंगे, और वेक्टर सम करके जो भी रिजल्ट आएगा आप उसे कमेंट में मेंशन कर दीजिए, और मैं वहां पे आपको बताऊंगा आंसर सही है या नहीं। और साथ साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप फिर प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल नंबर yes 1.6 एंड एग्जांपल नंबर 1.7 जरूर करें। तो इससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी इस टॉपिक पे, और उसके सॉल्यूशन भी वहां है, तो बिल्कुल काफी अच्छे क्वेश्चंस है वो। तो आप जब उसे कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी इस टॉपिक पर। तो ये सारे इस टॉपिक पे था द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, और इसके बाद हम अगले टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।